मंजरी जी, स्वागत है आपका रचनाएं रचनाकार में। आप एक अनुभवी लेखिका हैं, कवित्री हैं, शिक्षिका भी हैं। तो क्या आप बताएंगी मंजरी शुक्ला कौन है? मंजरी शुक्ला कौन है? मैं जहाँ तक नमस्ते प्रीति जी, मैं जहाँ तक खुद को जानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने आप होता चला जाता है। जैसा ईश्वर चाहता है, वो ऐसे राह दे देता है, ऐसे लोग दे देता है, हम्म। ऐसे माध्यम दे देता है कि आपको जो करना होता है, वो खुद ब खुद होता चला जाता है। जैसे बचपन से जब मैं कहानियाँ पढ़ती थी दूसरों की, तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं लिख सकूँगी? पर मुझे लगता है कि हम में से जो हर व्यक्ति जिससे हम मिलते हैं वो एक कहानीकार होता है, हम्म। क्योंकि कहानी सबकी जिंदगी में चलती ही रहती है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग उसको कागज कलम पे उतार लेते हैं, कुछ की प्रकाशित हो जाती है, कुछ की अप्रकाशित रह जाती है, पर दिमाग में सबके कोई ना कोई किस्सा चलता रहता है। तो मुझे लगता है जिसके भी दिमाग में किस्सा चल रहा है, कहानी चल रही है, वो कहानीकार हो गया। बचपन से मैं चाहती थी कि कहानियां लिखूं, पर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि आपको कहते हैं कि अरे वो सब जो होते हैं लेखक, वो बहुत अलग तरह के लोग होते हैं। और मैं आपसे सच कह रही हूँ कि जब तक मैं इस फील्ड में नहीं आई थी, मुझे खुद ऐसा लगता था कि जो कहानियां लिखते हैं वो कुछ अलग लोग होते हैं, हमसे स्पेशल होते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जब मैं लोगों से मिली, जब मैंने लिखना शुरू किया, तो हमें लगता है कि हम किसी जब कोई घटना हमारे अवचेतन मन पर बहुत गहरा असर करती है, तो हम उसको सबसे नहीं व्यक्त कर पाते हैं, सब लोगों से। कई बार इतना दुख हो जाता है उसके लिए, कई बार किसी घायल पशु को देखकर या किसी दुखी व्यक्ति को देखकर, और जब हम उसे अपने शब्दों में उसको कागज पर लिख लेते हैं, तो वो कहानी हो जाती है। और वो कहानी हजारों लाखों लोगों को सीख दे देती है, किसी के आंसू पोंछने का कारण बन जाती है, किसी को नई दिशा दे देती है। इस तरह से कहिए लिखना शुरू होता चला गया, और मंजरी शुक्ला जो है वो लिखती चली गई। इसके अलावा मैं आकाशवाणी में अनाउंसर हूँ, और वहाँ पर मैं समय समय पर जाकर अपनी सेवाएं देती हूँ। मुझे बहुत शौक था, क्योंकि मेरी मम्मी जाती थी आकाशवाणी, तो मुझे लगता था कि जब आप बोलते हैं और हजारों लोग आपको सुनते हैं, तो कैसा लगता होगा। तो ईश्वर ने बहुत कृपा करी कि उन्होंने मेरा ये सपना भी सच करा। इसके अलावा मैं विद्या भारती शिक्षा संस्थान में, जो उनकी कार्यकारिणी है, उसमें सदस्य हूँ। सरस्वती शिशु मंदिर को जैसे सब लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे आदर्श संस्कार उन विद्यालयों में मिलते हैं, स्कूलों में बच्चों को। तो उसमें विद्या भारती के इस समय करीब पूरे देश से 14,000 स्कूल हैं, और जो हमारे विद्यालय हैं उसमें 3.5 लाख के करीब जो बच्चे हैं वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो जी, विद्या भारती एक ऐसा संगठन है जो, मतलब जो हमारे हमें संस्कृति से, मूलभूत जो हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म, उससे बच्चों को जोड़े रखती है, उन्हें बताती है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो कैसे थे, जो हमारे यहाँ राम जन्म उत्सव होता है या हनुमान जयंती होती है, वो किस लिए मनाया जाता है। तो इस तरह से जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें कम से कम ये पता रहता है कि भाई हमारा जो पौराणिक कथाएं हैं, वो सिर्फ वाकई सिर्फ कागजों में नहीं उकेरी गई हैं, बल्कि वो लोग सच में हुए हैं, और उन लोगों ने जीवन में अपने क्या किया है, उससे वो प्रेरणा पाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आपने आपकी जो कविताएं हैं या आपकी जो कहानियां हैं वो बहुत सारे पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले हमने शांतनी गोविंदन जी का ये किया इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए जिनका साहित्य से साक्षात्कार पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही होता है। वो बहुत सारी पुस्तकें नहीं खरीद सकते हैं। तो इस इस पे आपके क्या विचार हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? क्योंकि बहुत सारे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से लिखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगी? जी, जी, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, दरअसल क्या हो गया, जब हम छोटे थे, तो हमारे यहाँ गली-गली, कूचे-कूचे पे आप जानती होंगी कि लाइब्रेरी हुआ करती थी। 25 पैसे, 30 पैसे, 50 पैसे में कोई-सी भी आप किताब ला सकते थे, और वो उसको वापस करके दूसरी किताब खरीद सकते थे। अब आप देखिए तो लाइब्रेरीज़ जो हैं, वो जैसे सपना हो गई हैं। वो आपको सिर्फ गवर्नमेंट लाइब्रेरीज़ मिलेंगी या सेंट्रल लाइब्रेरीज़ मिलेंगी। उसके अलावा जो, अगर ये सोचे कि हम इस सड़क से निकल रहे हैं तो यहाँ हमें कोई लाइब्रेरी मिल जाए, तो मेरे ख्याल से वो आजकल मुझे तो देखने में नहीं मिलता है। हम्म। तो जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ भी
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्हें उस तरह से किताबें पढ़ने को नहीं मिल पा रही हैं जो हमें किताबें पढ़ने को मिली। जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं वो पराग, नंदन, चंदा मामा मतलब आज भी बैठ के दुखी होते हैं मधु मुस्कान की वो किताबें हमें नहीं मिल पा रही हैं। उन किताबों के नहीं मिलने का कारण ये है कि वो किताबें धीरे-धीरे समय के साथ लोगों ने खरीदनी बंद कर दी और खरीदने बंद करने से उनका प्रकाशन भी बंद हो गया। इस वजह से बच्चों को नहीं मिल पा रही है। पाठ्य पुस्तक में ऐसा है कि भाई बच्चा स्कूल जाएगा तो पाठ्य पुस्तक पढ़ेगा ही पढ़ेगा। तो हम भी जब छोटे थे और स्कूल जाते थे तो हमारे तो खैर घर में ईश्वर की कृपा से बड़ा मतलब पढ़ने-लिखने का माहौल रहा। तो हम लोगों ने आँख खुलते ही हमारे अगल-बगल में किताबें आती ही आती थी, मैगज़ीन्स आती ही आती थी। पर जिन बच्चों के घर में पुस्तकें नहीं खरीदी जा रही हैं, नहीं खरीदी जाती हैं या कुछ लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो कई ऐसे परिवेश से बच्चे हैं जो नहीं खरीद पाते, तो पाठ्य पुस्तक में अगर वो कोई कविता पढ़ते हैं, तो उस कविता को जब टीचर पढ़ाती है या कहानी को पढ़ाती है, तो बच्चा अपने मैं जैसे बहुत सारे बच्चों से मिलती रहती हूँ, तो मैं देखती हूँ बच्चा अपने मन से भी उस तरह की कहानी और कविता लिखने की कोशिश करता है या सोचता है। तो जैसे एक कहानी है बहुत प्रसिद्ध है आप जानती होंगी, सुदर्शन हुए हैं जो कहानीकार हमारे, उन्होंने लिखी थी बाबा भारती पर हार की जीत कहानी, जिसमें बाबा भारती का घोड़ा चला जाता है। वो आखिरी में उसको कहते हैं कि ठीक है तुम घोड़ा ले जाओ पर किसी को ये मत बताना कि तुमने मुझसे इस तरह से घोड़ा लिया है वरना जो लोग हैं उन्हें किसी पर भरोसा नहीं होगा, किसी पर विश्वास नहीं होगा। तो ये कहानी देखिए कितनी मार्मिक कहानी थी, इसने बातों-बातों में कितनी बड़ी सीख दी। इस कहानी को पढ़ने के बाद कितने सारे बच्चों को ये पता लगा कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। इसी तरह से एक कहानी थी पाठ्य पुस्तक में हमारे चीफ की दावत, भीष्म साहनी जी की कहानी थी वो। उसमें श्यामदेव नाम का जो कैरेक्टर होता है, वो उसके घर में बाहर के लोग आते हैं उसके अफ़सर आते हैं, तो वो और उसकी धर्मपत्नी क्या करते हैं कि वो मतलब उनकी जो माँ रहती है, बुजुर्ग माँ, उनको एक कोठरी में पड़े रहने दिया जाता है। तो मैंने बहुत छोटे में ये कहानी पढ़ी थी, पर इस कहानी को पढ़कर मुझे समझ में आया था कि जो लोग अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनके माँ पर क्या बीतती होगी। वो मतलब आखिरी तक उनकी माँ को दिखाई नहीं देता है, पर वो इस बात पे बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह! श्यामदेव के बॉस को फुलकारी पसंद है, फुलकारी जो काम होता है दुपट्टे वगैरह पे पंजाब का काम होता है। तो अगर बहुत पसंद है तो मेरे बेटे को इससे प्रमोशन मिलेगा, तो वो उस नहीं देख पाने के बावजूद भी कहती है कि हाँ, मैं बनाऊँगी। तो कुछ कहानियाँ जो पाठ्य पुस्तक की रहती हैं, वो बच्चे के मन में असर करती हैं और बच्चा उन लेखकों को खोजने की कोशिश करता है। जैसे मेरी एक कहानी है कुम्हार की दिवाली, ये तीसरी कक्षा में चलती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो इसमें मैंने जब देखा दिवाली के टाइम पे कि एक आदमी बैठा है, बिल्कुल पसीना-पसीना हो रहा है, उसके दिए कोई नहीं खरीद रहा है और सामने जो लोग हैं, वो उसके सामने ही के उस पे लोग बर्गर खा रहे हैं और पिज़्ज़ा हट में पिज़्ज़ा खा रहे हैं और कितना महँगा आता है देखिए 1000, 1200, बिल्कुल 1300 के सही। नीचे वहाँ का बिल नहीं आता है और उसके साथ चिक करे जा रहे हैं कि नहीं 10 रुपए में 4 दो, 10 रुपए में 5 दो। वो कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पूरा पड़ता, मैं गाँव से लेकर आता हूँ साइकिल। तो एक जो गरीब आदमी है, जो इतनी मेहनत करता है उस दिए को बनाने में, उसको गाँव से लाकर बेचने में, उसे लोग खरीदने में समझते हैं कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। पर जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जीएसटी भी लगता है, टैक्स भी लगता है, सब लगता है और आप एक्स्ट्रा 50 रुपए देने में 1 सेकंड का भी संकोच नहीं लगाते हैं, क्योंकि आपके आस-पास के लोग जो दे रहे हैं। तो उसको देखकर मुझे बहुत दुःख लगा था और मैंने ये सोचा था कि भई हमारी तो दिवाली बन जाएगी, इसकी दिवाली कैसे मनेगी? उसके पास तो आमदनी नहीं है। तब फिर मैंने इसको इस तरह से एक कहानी में लाए थे कि बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा कुम्हार क्या होता है? और जो पापा होते हैं वो कहते हैं कि वो होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जैसे वो मिट्टी के सकोरे बनाता है, मिट्टी के घड़े बनाता है। तो बच्चा कहता है कि मिट्टी के घड़े बनाता है पर हमारे घर में तो मिट्टी का घड़ा नहीं है और मिट्टी का सकोरा क्या होता है जिसमें आप कह रहे हैं दही जमाते हैं, मम्मी तो माइक्रोवेव में जमाती है। तब फिर उसके पापा को बड़ा मतलब दुःख लगता है और पापा अपनी छत पे चले जाते हैं और उनको ये याद आता है कि उनके पापा कुम्हार थे और मतलब उन्होंने बड़ी मुश्किल से उनको पाला-पोसा था पर आखिरी में जैसे उनके भी दिए बिकना बंद हो गए, लोगों ने फ्रिज खरीद लिया, राजा-रानी गुड़िया सब पुरानी बातें हो गई। तो आखिरी में वो रो रहा होता है, वो जो इनका फादर होता है छत पर जाकर, तो दादी के साथ बच्चा आता है और पापा कहते हैं कि इस बार हम मिट्टी के दिए नहीं खरीदेंगे।
तो बच्चा दुखी हो जाता है। तो पापा कहते हैं क्योंकि हम खुद बनाएँगे। हम हम्म। बनाएँगे और बाँटेंगे और बताएँगे कि कुम्हार कितनी मेहनत करता है तब जाकर उसका घर चलता है। तो इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं ये बच्चों के मन पे बड़ा असर डालती हैं और बच्चे जब अपने पेरेंट्स के साथ बाज़ार में जाते हैं, तो कहीं न कहीं उनके मन में वो कहानी रहती है पाठ्य पुस्तक जी की बिल्कुल। और वो अपने पापा से बताते हैं कि पापा हमें भी दिए खरीदने हैं। जी बिल्कुल। बच्चे का मन एक कच्चे, ये उम्र जो होती है ना, 0 से लेके 8 साल 12 साल तक, ये एक कच्चे घड़े के समान ही है। उसको जैसा रूप आप देना चाहें दे सकते हैं। इस टाइम पे, इस उम्र पे ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी संस्कृति, संस्कार उनको पास ऑन करें। तो इसमें बिल्कुल। लेखकों की जिम्मेदारी पर आपके क्या विचार है? देखिए लेखक जो होता है कहते हैं ना जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। जी। तो ये मुझे लगता है छोटे में मुझे ये कहावत नहीं समझ में आती थी, मेरे नाना कहते थे, पर ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, हम जब पढ़ते हैं किसी के बारे में या कोई कहानी हम पढ़ते हैं, तब जाकर हमें पता लगता है कि उसके पीछे कितनी तकलीफ है, कष्ट है या वो किन परिस्थितियों से संघर्ष से जूझ कर यहाँ तक आए हैं। जैसे हम महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ते हैं, जी तो बिल्कुल। अल्बर्ट आइंस्टीन का लोग एग्ज़ाम्पल देते हैं, जब उन्होंने खोज करी थी तो एक दिन में उनको नहीं पता चला था, उन्होंने कई साल बिता दिए। हम्म। इस तरह से हम अब्राहम लिंकन का देखते हैं कि उन्होंने न जाने कितनी बार चुनाव लड़ा, वो हारते चले गए पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। स्वामी विवेकानंद का अगर हम पढ़ें, स्वामी विवेकानंद ने कितने-कितने दिन, कितने महीने मैं बहुत रोई भी हूँ उनकी आत्मकथा और उनके पत्र पढ़कर कि उन्होंने रोटी को पानी में भिगो-भिगो कर खाया कि वो जीवित रह सकें। पर वो हमारे देश की संस्कृति का प्रचार करने अमेरिका तक गए, शिकागो तक गए, पर बीच का जो उनका संघर्ष था, हम्म। उस संघर्ष के बारे में जब लोग पढ़ते हैं, तब बच्चों को पता चलता है कि हमारे महापुरुषों ने कितना कष्ट सहा है, वो किस तरीके से रहे हैं। ये बच्चे जो हैं आजकल कोई पड़ोसी ज़रा-सा डाँट देता है या माँ-बाप डाँट देते हैं, तो हम्म। वो ईगो में लेकर बैठ जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, खाना नहीं खाते। उन्हें उस अन्न की उपयोगिता नहीं पता जो उसको कमाने में लगती है। जी। जितनी उसकी मेहनत होती है। इसी तरीके से हम कि आप महात्मा गांधी का ही ले लीजिए उदाहरण कि महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जैसे कहते हैं कि उन्होंने हमेशा सच सच बोला, पूरी ज़िंदगी सच बोला। पर उन्होंने सच कैसे बोला? क्योंकि एक बार वो जब बचपन में हरीशचंद्र का नाटक देखने गए और वहाँ पर वो नाटक देखकर वो इतना द्रवित हो गए कि हम राजा हरीशचंद्र के ऊपर कितनी भी विपत्तियाँ आई पर उन्होंने सच का साथ नहीं छोड़ा। उनका पुत्र अलग हो गया, बेटा अलग हो गया, सब कुछ हो गया, राजपाट चला गया क्योंकि उनकी परीक्षा ली जा रही थी। तो गांधी जी ने कहा कि जब ये इस इतनी परिस्थितियों में विचलित नहीं हुए और ये सच बोल सकते हैं, तो मैं प्रण करता हूँ कि मैं भी सच बोलूँगा। तो एक छोटे से नाटक ने गांधी जी की जो है जीवन पूरी जीवन बदल के दिशा। रख दिया, जीवन दिशा बदल के रख दी। इसी तरह से महात्मा गांधी जी के संपर्क में जो लोग आए वो सब सच बोलने लगे। तो एक नाटक, एक घटना, एक लेखक मतलब लेखक के हाथ में जी। होता है कि वो किस तरह से उसको उदाहरण के रूप में देता है या किस तरह से लिखता है कि वो हजारों लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य जो है वो उज्जवल कर देता है। जी। लेखनी में बहुत शक्ति होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों के लिए एक इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है उसमें। जानवरों से लगाव और जानवरों के प्रति उनकी जो रुचि है या उसकी देखभाल कैसे करते हैं, ये भी उनका इमोशनल इंटेलिजेंस बचपन से डेवलप करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अभी हाल ही में मैंने आपकी छुटकू की वो ग्राफिक्स वगैरह देखी थी। तो थोड़ा बहुत बताएंगे अपनी छुटकू के बारे में? छुटकू के बारे में जो आपने पूछा था, तो छुटकू जो मेरी एक तरह से कहना चाहिए कॉमिकल नॉवेल है छोटी-सी। वो बच्चों को बड़ी पसंद आएगी क्योंकि उसमें पूरा इलस्ट्रेशंस जो हैं, वो मिथिलेश जी ने बहुत सुंदर करवाए हैं। हम्म। मिथिलेश के बारे में बता दूँ कि मिथिलेश ने उनका मिथिलेश गुप्ता पूरा नाम है। उन्होंने फ्लाइब्रिन्स पब्लिकेशन के नाम से बच्चों के लिए मतलब स्पेशली एक पब्लिकेशन स्टार्ट किया है और उसमें हर तरह की वो बुक्स लेकर आए हैं। वो खुद भी एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, तो उन्होंने जादुई जंगल नाम से एक किताब भी लिखी हुई है। तो उसमें वो अपने राइटर्स को पूरी फ्रीडम देते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो फैंटेसी हो, चाहे वो बिल्ली हो, राइटर उसमें कुछ भी लिख सकता है। तो छुटकू का ऐसा केस था कि ये जब हम लोग पानीपत में थे तो घर के बाहर एक बार हम लोग को बहुत रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो हम लोग ने देखा तो एक बच्चा नाली में गिरा पड़ा था, मुश्किल से 1 सवा महीने का होगा।
तो मेरी ड्यूटी ये थी कि वो उसके अंदर गिर जाता था और मैं उठाती थी। बाद में पता चला कि उसकी माँ नहीं थी। हम्म। तो हम लोगों ने धीरे धीरे उसको मतलब ऐसे ही दूध देना शुरू किया, रोटी देना शुरू किया, बाकी सारे कुत्तों को भी। तो एक दिन उसको एक बड़े कुत्ते ने इतना मारा कि उसके 3 बेचारे के पैर तोड़ दिए और उसको बाइट कर लिया और उसको मतलब हर्निया हो गया, बहुत इंजर्ड हो गया, वो बुरी तरीके से कांप रहा था। फिर हम उसको दे के डॉक्टर के यहाँ गए। डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो पता चला कि भाई 5-6 महीने तो उसका मतलब ना रिकवरी में लगेंगे कम से कम। हम्म। तो 6 महीने तक वो जो था हमको रखना पड़ेगा उस कुत्ते को। तो फिर हम उसको अपने घर ले आए इस तरह से। पर वो धीरे धीरे क्या रहा, वो कुत्ता नहीं रहा, वो तो मेरा बेटा ही हो गया, बच्चा ही हो गया मेरा बिल्कुल। और मैं आपको आप हंसोगे पर जो मेरी बेटी है वो उसको राखी भी बांधती है छुटकू को कि ये मेरा भाई। इस तरह से मतलब हम लोगों ने उसको अपने घर का सदस्य बना लिया है। हम्म। तो मिथिलेश से एक बार मैं ऐसे ही कोई डिस्कशन कर रही थी, बार बार कोई बात हो रही थी और ये पीछे से भौंकने की आवाज आ रही थी। तो फिर मिथिलेश ने कहा भाई कौन है जो इतना शोर कर रहा है, तो मैंने बताया भाई ये छुटकू ऐसा। तो उसने कहा अरे तो आप इसके साथ के अपने एक्सपीरियंस जो है वो हमारे साथ शेयर क्यों नहीं करती हैं। तो फिर ये जो छुटकू वाली किताब है ये इस तरह से आई है, जैसे ये घर में है तो वहां पर जैसे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो लोग कुत्ता थोड़ा सा नहीं पसंद करते हैं, कई बार कम पसंद करते हैं। तो दादी है वो इसको जब देखती हैं तो वो चिढ़कर कुकुर कुकुर करती हैं। और जो छुटकू है वो कहता है कि कुकर क्यों कहती है, कुकर तो दाल चावल बनाने के लिए यूज होता है, वो तो चौके में रहता है, पता नहीं दादी कौन सी भाषा बोलती है। और इस तरह का इसको दूर 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 करती रहती है। तो ये सारे जो है ये सारे इलिस्ट्रेशंस के साथ इस बुक में आया है कि किस तरह से छुटकू जो है वो कुकर के ऊपर बैठा है, वो सोच रहा है। फिर उसमें एक लड़की होती है बहुत प्यारी सी, उसका नाम रिमझिम है, वो मेरी बेटी का ही नाम है रिमझिम। तो जैसे क्या होता है लोगों के घर में आमतौर पर जो हम लोग के जो डॉग्स होते हैं तो कोई आता है तो उसको इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं, सिट, हम्म। कम। तो छुपू कंफ्यूज हो जाता है, बिस्तर के अंदर घुसने लगता है हर बार, सोचता है अरे इन लोगों को कौन सा दौरा पड़ जाता है जो लोग इस तरह से बात करने लगते हैं। फिर उसमें कई मजेदार इंसिडेंट्स हैं कि रास्ते में उसको जब कुत्ते मिलते हैं तो उससे क्या सोचते हैं और वो क्या बात करते हैं। फिर आखिरी में करते करते किस तरह से रिमझिम को बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, और छुटकू उसके साथ चुपके से जो है वो अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए जा रहा है। तो इन सब बातों के साथ में छुटकू की ये जो किताब है ये विद कलरफुल इलिस्ट्रेशंस और बड़े बड़े पिक्चर्स के साथ में पिक्टोरियल बुक है, बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन की गई, वो आ रही है। तो मंजरी जी, आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। ऑलमोस्ट हर साल आपको कोई ना कोई अवार्ड मिलता ही रहा है। तो हिंदी साहित्य में लिखना और इंग्लिश लिटरेचर में लिखना, इन दोनों में कोई अंतर महसूस करती हैं आप? जैसे मैंने इंग्लिश में जो पीएचडी करी है तो पहले मैंने एमए इंग्लिश में मतलब जैसे मेरे फर्स्ट डिवीजन आई थी तो उन लोगों को एक चॉइस मिलती है डिसर्टेशन की। मतलब हम्म। हम लोगों को 4 पेपर नहीं देना होता है, हम लोग को ऑप्शन होता है कि हम लोग किसी भी एक ऑथर पे डिसर्टेशन कर सकते हैं। तो मैंने आर के नारायण की गाइड पे किया था। तो हमारे जो प्रोफेसर थे उन्होंने मुझसे कहा कि जब तुम गाइड पे तुमने इतने अच्छे तरीके से करा है तो तुम पीएचडी क्यों नहीं ट्राई करती हो आर के नारायण के ऊपर। तो जैसे हमने जब आर के नारायण के बारे में पढ़ना शुरू किया मैंने, या उनके बारे में नॉवेल्स पढ़नी शुरू करी, द इंग्लिश टीचर, द डॉग नॉवेल्स, मालगुडी डेज बहुत फेमस है क्योंकि हम्म। वो टीवी पे आई थी। हम्म। जो चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ जाती है उसके बारे में सबको पता रहता है। हम्म। इसी तरह से उन्होंने गाइड लिखी थी जिसमें देवानंद और वहीदा रहमान की मूवी बनी थी। तो देखिए वो एक इंडियन ऑथर थे पर उन्होंने लिखा इंग्लिश में, पर वो बहुत ज्यादा फेमस हुए, मतलब वर्ल्ड वाइड फेमस एक तरह से कह लीजिए। तो इंग्लिश में मैं लिखती थी पर मेरी कनेक्टिविटी हिंदी से बहुत ज्यादा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरह से अपने आप को हिंदी में एक्सप्रेस कर पाती हूँ इंग्लिश में उतने बेहतर ढंग से नहीं कर पाती। वहाँ ये बात अलग है, मुझे इंग्लिश में लिखना अच्छा लगता है क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, खासतौर से हमारे जो साउथ इंडियंस जो हैं बच्चे, उस तरफ साउथ में इंग्लिश की मैगजीन्स वगैरह ज्यादा चलती हैं। तो हिंदू में जैसे मैं लिखती हूँ मेरी स्टोरीज चलती रहती हैं ईश्वर की कृपा से। पर अवार्ड्स की जहां तक बात है तो हम तो लिख देते हैं और फिर उसके बाद जो अवार्ड्स होते हैं वो ईश्वर के हाथ में होता है, वो मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम कोई रचना लिखते हैं, कोई कहानी लिखती हूँ मैं बच्चों की, वो टेक्स्ट बुक में जाती है, बच्चे फोन करते हैं कि हमने आपके नाटक उस पे नाटक किया या हमें वो बहुत पसंद आई है, उससे हमने सीखा। तो वो सबसे बड़ा एक तरह का अवार्ड होता है, उसके सामने जो बाकी अवार्ड्स हैं वो सब फीके होते हैं। जी बिल्कुल। बहुत सारे कुछ राइटर से मैं मिली तो उनका कहना होता है कि नहीं, राइटिंग एक प्रोसेस है, आपको डेली रूटीन में उसको लाना होता है।
डेली प्रैक्टिस करना होता है, लिख बैठना होता है, लिखना होता है, तब जाके आप एक अच्छे राइटर या एक अच्छे ऑथर बन पाते हैं। तो आप कैसे, आप मतलब डेली बैठती हैं, लिखती हैं, सोचती हैं, या फिर कब जब आपके दिमाग में कोई आइडियाज़ आते हैं तब उनको आप पेपर पे उतारने के लिए बैठती हैं? कैसे, किस तरह का रूटीन फॉलो करती हैं आप राइटिंग के लिए? प्रीति जी, मुझे लगता है कि हर व्यक्ति एक राइटर होता है। हम्म। हर व्यक्ति के दिमाग में और दिल में कहानियां और किस्से चलते रहते हैं। ये बात अलग है कि बहुत लोग उसको लिख लेते हैं और जिनका पब्लिश हो जाता है वो एज अ राइटर फेमस हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो लोग पब्लिशिंग के लिए नहीं लिखते हैं, सिर्फ अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। हम्म। तो राइटिंग का एक मैं अपने हिसाब का बता रही हूँ कि मेरा कोई भी रूटीन नहीं रहता है, क्योंकि मैं स्ट्रे डॉग्स और जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ, उनकी चिंता करती हूँ। और जो कुत्ते होते हैं सड़कों पे, उनके लिए मैं खाना लेके निकलती हूँ, उनके लिए दवाई लेके निकलती हूँ। क्योंकि हम ये सोचते हैं कई बार कि सिर्फ इसको 2 रोटी देना काफ़ी होता है, पर कई बार जब कुत्ता नहीं खाता है तो लोग कहते हैं अगल-बगल के खड़े हुए कि अरे इसका पेट भरा होगा। पर आप ये नहीं देखते हो कि उसके किसी पैर में चोट लगी हो सकती है, उसके ऊपर से कोई गाड़ी निकल के गई हुई होती है, उसके इंटरनल इंजरी हो सकती है, उसके आंखों में कोई दिक्कत होती है जिससे तो धुंधला दिखता है, उसको नहीं देख पाता। तो कोई भी उस हद तक नहीं जाता है, तो इसलिए जो बेचारे जानवर हैं वो अपनी परेशानी नहीं कह पाते हैं। तो मैं जो हूँ, जैसे अगर किसी कुत्ते के कीड़े पड़ जाते हैं या किसी के गाड़ी टक्कर मार जाती है तो नियोमैक करके मेडिसिन होती है, या उसके बहुत दर्द होता है, वो लंगड़ा के चल रहा होता है ना, कई बार आपस में लड़ाई हो जाती है, कोई मार देता है तो मेटाफ्लेम करके पेन किलर होती है। तो जनरल जो छोटी छोटी दवाएं होती है वो डॉक्टर की एडवाइस के थ्रू, डॉक्टर को फोटो दिखाकर मैं उन लोगों को देती हूँ। और उसके बाद जब मैं देखती हूँ कि वो चलते कूदते सड़क पे घूम रहे हैं, उससे ज्यादा खुशी मुझे इस संसार में किसी भी बात से नहीं होती है। तो मेरा तो रूटीन ऐसा होता है कि मैं इन सब की सेवा करने के बाद मुझे जब समय मिलता है, घर के कामों से फुर्सत मिलती है, तब मैं जाकर लिखती हूँ। वो भी जब मेरा मन करता है, कहिए मैं 10 दिन में लिख दूं और कहिए मैं 15 दिन में लिख दूं, तो मेरे साथ वो डेली वाला पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो अभी आपने छुटकू के बाद किसी टॉपिक पे काम करना शुरू किया है, या फिर अभी आएगा आइडियाज हाँ, तब काम करेंगे? नहीं नहीं, छुटकू के बाद में मैंने किया है, मतलब वही डेली वाला नहीं है। हम्म। पर जो सुल्तान सुलेमान और 7 चेहरों का रहस्य, मेरी मिथिलेश के यहाँ से एक फैंटेसी नॉवेल आई है। हम्म। और उसके बाद उसी का सेकंड पार्ट आया है, सुल्तान सुलेमान और तिलिस्मी गुफाएं। हम्म। और उसी का थर्ड पार्ट सुल्तान सुलेमान और समुद्री यात्रा करके मैं लिख रही हूँ। हम्म। तो वो उस पर मैं आजकल काम कर रही हूँ। और उसके अलावा जो मैगजीन्स वगैरह के लिए, जैसे दिवाली आ रही है, दशहरा आ रहा है, तो उसके लिए ओकेजनली वो छोटी छोटी स्टोरीज होती है न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स के लिए, वो चलता रहता है साइड में। सुल्तान सुलेमान और 7 चेहरों की कहानी, ऐसा कुछ है? टॉपिक क्या है उसका, कुछ संक्षेप में बताना चाहेंगे आप? जी, जी। मैं फिर कहना चाहूँगी कि जो मिथिलेश गुप्ता हैं, जो इसके पब्लिशर हैं, वो एक्चुअली ना बहुत इनोवेटिव टाइप के हैं, मिथिलेश भी। तो उनको उनसे बात करते-करते एक बार मैंने बताया कि साउथ इंडिया में एक मैगज़ीन चलती है गोकुलम करके। अनफॉर्च्यूनेटली वो मैगज़ीन भी बेचारी बंद हो चुकी है। तो उसमें मेरी 1 साल तक सीरीज़ चली थी और उसमें मुझे एक बार एक आइडिया आया था कि हर व्यक्ति के 7 चेहरे होते हैं। लोग कई बार कहते भी हैं, कह रहे आप बिल्कुल आपके जैसा हमें एक दिखा था, बिल्कुल हमें लगा आप ही हैं। तो इस तरह से जब मैंने देखना शुरू किया तो पता चला कि पूरे वर्ल्ड में 7 चेहरे एक व्यक्ति के होते हैं। अभी तक ऐसा सुना गया है। तो मैंने उसमें फिर एक राजा एक है जिसका नाम है सुल्तान, और उसका दोस्त है सुलेमान। ये लोग सुल्तान को सपना आता है कि भाई मेरे जैसे 7 चेहरे हैं और वो मुसीबत में हैं, तो मुझे उनको बचाने जाना है। तो अब वो किसी जनरल किसी गांव या शहर में नहीं रहते हैं, बल्कि कोई आकाश लोक में है, कोई पाताल लोक में है, कोई जादुई जंगल में है, कोई बौनों के देश में चला गया, इवन कोई नाग लोक में जाकर बैठा हुआ है। तो इस तरह से वो पूरी जो है वो फैंटेसी है, उसमें परियां हैं, जादूगर हैं, बौने हैं, शहद की नदी है, चांदी के कमल हैं। और इस तरह से करते करते वो लोग जाते हैं और जाकर आखिरी में अपने 7 चेहरे ढूंढ लेते हैं। पर जो जादूगर होता है, वो जैसे जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है, विलन जिसे हम कह सकते हैं मूवीज का, वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो जो है वो इन लोगों पे पूरी नजर रखे रहता है और वो वापस से उन सबको कैद कर लेता है, उन लोगों को गायब कर देता है। तो तिलिस्मी गुफाएं यहाँ पर सेकंड उसी का पार्ट आया है कि किस तरह से वो जाकर उन सबको तिलिस्मी गुफाओं में रख देता है और ये लोग चलते हैं। इसमें सुल्तान सुलेमान तो है और उनके साथ में सारे नए लोग जुड़ते चलते हैं। जैसे एक इसमें वो एक चिड़िया होती है, उसकी 2 चोंच होती है। एक
चोंच से वो सारा समुद्र का पानी पी लेती है और दूसरी चोंच से वो निकाल देती है। तो इस तरह करके इसमें बहुत सारे मायावी लोग हैं, मायावी कैरेक्टर्स हैं और इसी के आगे अब जो है उसका वो थर्ड पार्ट ईश्वर चाहेगा तो जल्दी आएगा। जी, बिल्कुल, हमारी शुभकामना है और हमारी भी इच्छा है कि जल्दी से जल्दी आए। और मैं एक बार अपने पाठकों को ये बताना चाहूँगी कि आपकी फ्लाई ड्रीम्स की सारी किताबें रचनाई पर हैं, तो ज़रूर पढ़िए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको वो बुक किताब कैसी लगी। इससे हमारा और हमारे लेखकों का मनोबल बढ़ेगा। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू सो मच हमें अपना समय देने के लिए। नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते।